भोला सुनियारा जो है वो 19 साल का था जब अपने बाप को असिस्ट करता था। भोला सुनियारा ने जो सबसे पहले अटेम्प्ट की एमएनए चौधरी मसूद पर फायरिंग की, उस वक्त के वजीर आजम जब लाहौर आते थे तो उसके साथ बैठ के खाना खाते थे। 22-23 साल का हो जाता है तो उस पे 50 लाख रुपया हेड मनी हो जाती है और वो जहां भी जाता है वो फिर कत्लो गारत का बाजार गर्म करता है। बिल्ला ट्रक्का वाला उसने लाहौर में उसको इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कम से कम 50 से ज्यादा कत्ल की। वो हर हफ्ते आला पुलिस अफसरान के घरों में एक बकरा भिजवाया करता था। जब तफ्तीश में आला शख्सियात का नाम आने वाला होता है तो बहुत से लोग खुद ऐसे बंदों को पुलिस मुकाबले में मरवा देती हैं। Assalamualaikum everybody, welcome to another exciting episode of एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। नाजरीन, लाहौर में जब गैंग वॉर अरूज पर थी तो भोला सुनियारा टॉप 10 गैंगस्टर्स में से नंबर 1 पर था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर हम कहें कि भोला सुनियारा जो है वो गैंग वॉर का सरबराह था तो ये भी गलत नहीं होगा। मेरी बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की जो पॉडकास्ट है वो क्राइम और थ्रिलर से भरपूर होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ मिस्टर शिराज निसार, जो हमें बताएंगे कि भोला सुनियारा कौन था, वो गैंगस्टर कैसे बना, उसने कितने लोगों को कत्ल किया, उसको किसकी पुष्टपनाही हासिल थी और उसका अंजाम क्या हुआ। ये सब हम जानेंगे शिराज निसार साहब से। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जवेरिया, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा से वक्त दिया। सर, कुछ बताएं कि भोला सुनियारा जो था उसका असली नाम क्या था और उसका ख़ानदानी बैकग्राउंड कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये पाकिस्तान की तारीख का अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा डॉन है तो बिल्कुल भी बेजा नहीं होगा। भोला सुनियारा जो है वो 19 साल का था जब। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सियालकोट में और गुजरांवाला में उसने किस तरह वो गैंगस्टर बना। गैंगस्टर बना। जब वो 19 साल का था उसके वालिद की वहाँ पे एक दुकान थी सियालकोट में। वो एक छोटा सा सुनार था और सियालकोट के एक एमएनए चौधरी मसूद ने 5 तोले जेवर उसको एक सेट बनाने के लिए दिया, जो कि बाई चांस वहाँ पे चोरी हुई उस दुकान पे। और भोला सुनियारा के बाप ने हल्फन पुलिस को ये कहा कि मेरी जेन्युइन चोरी हुई है और मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। उसके बावजूद तमाम शवाहिद मिलने के बावजूद उसके बाप पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है कि अच्छा। इसने फ्रॉड किया है हम्म। और उसे जेल भिजवा दिया जाता है। भोला सुनहरा उस वक्त अपने बाप को असिस्ट करता था उसी दुकान पे। उसके बाद जब वो अपने बाप से अपनी वालदा के साथ मिलने जाता है जेल में, अब ये बड़ी सुनने वाली बात है, मुलाकात के लिए जाता है। मुलाकात के लिए जाता है, खाना देने जाता है अपने बाप को जेल में। तो वहां पे एक जेल का जो मुलाजम है, जो प्रिजनर है, पुलिस एहलकार, वो उसकी वालदा को पीछे करने के लिए धक्का देता है और उसकी वालदा जख्मी होती है और चोट लग चंद जाती है। दिन के बाद उसकी वालदा की डेथ हो जाती है। ओहो। अब बाज राय का ये कहना है कि उसकी वालदा जो है वो उस गम से जाँ बहक हुई, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है, बहुत से पुलिस अफसरान ने इस बात की तस्दीक की कि वो जो जख्मी हुई उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। अच्छा, इतनी चोट लगी, कोई सर इतनी में चोट लगी, लगी उसके होगी। सर पे चोट लगी और उसकी मौत वाक़ हो जाती है। अब भोला सुनियारा, उसका बाप जो है वो जेल में है, माँ जो है वो डेथ उसकी हो चुकी है। मौत वाक़ हो गई। उसके बाद भोला अपने बाप को मिलने जाता रहता है और उसके बाद उसका बाप जो है वो उसी दौरान उसको सज़ा हो जाती है, उसी एक झूठे मुकदमे में जिसके शवाहिद पुलिस के पास मौजूद थे। अच्छा। जब उसको सज़ा होती है तो वो भी जेल में हार्ट अटैक से मर जाता है। उप्स। उस वक्त भोला सुनियारा 20 साल का था जब उसने अपने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। इन वाकयात की वजह से। इन वाकयात की वजह से उसे ये लगा कि उसके साथ ज्यादती की। सबसे पहले उस एमएनए ने, जिसने हलफ लिया पहले और उसके बाप ने हल्फन कहा कि मैंने चोरी नहीं की, नहीं ना की। फ्रॉड किया है, हम्म। चोरी हुई है, लेकिन ना सुनी गई। उसके बाद भोला सुरैना ने जो सबसे पहले अटेम्प्ट की हम्म। वो उसी एमएनए चौधरी मसूद पर फायरिंग की अच्छा। और चौधरी मसूद जो है वो उसमें बच जाता है, लेकिन उसके 4 गार्ड वो जाँ बहक हो जाते जहाँ हैं। भाग हो जाते हैं। उसके बाद भोला सुनहरा सियालकोट से फरार होता है और अपने फुफ्फीजाद भाई हमायूं गुज्जर के पास गुजरांवाला में आ जाता है गुजरांवाला आ जाता है। और उसके साथ आकर ये प्लान करता है कि मैंने चौधरी मसूद को नहीं छोड़ना। अच्छा। उसकी क्योंकि वजह से बेसिकली एमएनए का इसमें ये रोल था कि उन्होंने इस पे झूठा मुकदमा करवाया था या? बिल्कुल, वो ये कहता था कि हमने इसको सपोर्ट किया, इलेक्शन में इसको जितवाया सही। और मेरे बाप से हलफ लेने के बावजूद झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और उसी मुकदमे में उसका ये भी कहना था
कि मेरे बाप को जानते हुए भी शवाहिद के बावजूद पुलिस ने उसको जेल भिजवाया और सजा करवाई। अच्छा, ये सारा कुछ एमएनए की माँ पर हुआ था। एमएनए के इमाम पर, चूंकि वो एमएनए था। सही सही सही। अब भोला सुरेला ने हुमायूं गुज्जर जो उसका कजन था पुफीजाद गुजरांवाला में प्लानिंग की और उसको पता चलता है उसका सिर्फ एक ही टारगेट था व्हेन ही वाज जस्ट 20 इयर्स ओल्ड कि मैंने एमएनए को कत्ल करना है। सजा टीनेजर उसको टीनेजर। हाँ। उसके बाद वो एक शादी की, उसको पता चलता है कि एक शादी पे वो एमएनए अपने बेटों समेत मौजूद है। सही। वहां पर भोला सुनहरा अपने कजन हुमायूं गुज्जर के कुछ गनमैन लेके, शूटर जिन्हें कहते हैं, वो उस शादी पर पहुंच जाता है और उसके बाद उस एमएनए पे फायरिंग करता है जिसमें उसके 3 बेटे भी जाँ भाग होते हैं और वो खुद भी मर जाता है। सही सही सही। जब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद ना सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरे पंजाब की पुलिस वो भोला सुनहरा के पीछे लग जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि अभी भोला सुनहरा गुजरांवाला और सियालकोट में ये वारदातें कर रहा है। सही। उसके बाद वो वापस आता है हुमायूं गुज्जर जो उसका कजन था उसके पास गुजरांवाला में। हुमायूं गुज्जर ऑलरेडी एक गैंगस्टर एस्टैब्लिश था। हुमायूं गुज्जर भी एक बहुत ही बदमाश रहा है, वो हम किसी और दिन किसी अच्छा। पॉडकास्ट में उसको सही, डिस्कस सही, करेंगे। जरूर। लेकिन चूंकि भोला सुनहरा उसका कजन भी था और उसी के पास रहायश पजीर था जब वो पुलिस को मतलूब था। उसके बाद भोला सुनहरा और भी 3-4 मर्डर कर देता है, अच्छा। जिसके बाद पूरे पंजाब को वो वांटेड होता है, मोस्ट वांटेड हो जाता है। भोला सुनहरा अपने वालदैन की कब्र पे फातिहा कर रहा होता है जब पुलिस को पता चल जाता है कि भोला सुनहरा वहां पे मौजूद है। सही। भोला सुनहरा वहां पे पकड़ा जाता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो जेल जाने के बाद वहां से फरार हो जाता है। अच्छा। अब यहाँ बड़ी अहम बात है कि क्या वो खुद फरार हुआ ये करवाया गया या करवाया गया। अब जेल से फरार होना, पुलिस की हिरासत से फरार होना ये आसान कोई काम आम नहीं। बात नहीं थी। भोला सुनहरा जब वहां से फरार होता है तो उसके बाद उस पे 50 लाख रुपया उस वक्त हेड मनी रख दी जाती है। ये 1982 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 1982 में 50 लाख जब रुपए। भोला सुनहरा 22-23 साल का हो जाता है तो उस पे 50 लाख रुपया हेड मनी हो जाती है और वो जहां भी जाता है वो फिर कत्लो गारत का बाजार गर्म करता है। कसूर से भोला सुनहरा दोबारा पकड़ा जाता है, सही। पुलिस उसको पकड़ लेती है और भोला सुनहरा 3 घंटे तक पुलिस के साथ वहां पे फायरिंग करता है। अब हम अच्छा। अपने नाज़रीन को पहले ये बताते हैं कि भोला सुनहरा जब इस गैंग वॉर में शामिल हो गया तो फिर उसके बाद वो अपने पास इतनी गोलियां, हैंड ग्रेनेड वो अपने साथ कैरी करता था। अच्छा, तो उसने जाहिर सी बात है फिर शूटर भी हायर किए होंगे, कोई इस तरह से उसने कोई बिल्कुल, प्रॉपर मैं वो आगे जाके टीम आपको बनाई सारी होगी। उसकी तफसील बताता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद ये हुआ कि लाहौर उस वक्त, ये 1982 की बात है, लाहौर में कोई ऐसी गैंग वॉर नहीं थी, अच्छा। कोई ऐसे गैंगस्टर्स लेकिन का राज नहीं बाअसर था। अफराद थे हम्म। जिनको ये शौक नहीं था कि किसी जराइम पेशा को रखें, लेकिन चौधराहट का जो चक्कर था उसके लिए बहुत से लोग भोला सुनहरा के कदरदान लाहौर में बन गए अच्छा। कि भोला सुनहरा के सर पे हाथ रखा जाए। हम्म। अब बाज़ राय का ये कहना है कि सबसे पहले उसको बिल्ला ट्रक्का वाला हम्म। उसने लाहौर में उसको इंट्रोड्यूस करवाया सही। और उसके सर पे हाथ रखा। ठीक ठीक। उसके साथ उस वक्त कुम्मा कसाई जो सुल्तान अब्दुल कयूम उर्फ कुम्मा कसाई, अच्छा। वो बहुत ही एक मशहूर पर्सनैलिटी हुई है वो भी, कि जितने भी ये ठेके थे, जितना भी हमारा जो ये हैं दाखिली और खारजी रास्ते हैं, वो सारे ठेके उसके पास थे। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके घर से वो नोटों की स्मेल आती थी, ओह, इस इतना कदर पैसा था उसके पास। अब वो बंदा और बिल्ला सुनहरा, जो बिल्ला ट्रक्का वाला है और कुम्मा कसाई, सही। इन दोनों ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया लाहौर में भोला सुनहरा को। भोला सुनहरा को। सही। लेकिन बात जराई और खासकर बिल्ला ट्रक्का वाले के कुछ जराई का ये कहना है कि भोला सुनहरा को कुम्मा कसाई ने सपोर्ट किया, बिल्ला ट्रक्का वाला से उसकी सलाम दुआ थी। अच्छा, चलें अच्छा। इसको भी मान लेते हैं। चल। भोला सुनहरा लाहौर आने के बाद वो जमरोद जाता है और उस वक्त जो लोग जानते हैं इस बात को कि जमरोद एक ऐसा इलाका था, उसे इलाका गैर कहा जाता था। अच्छा। वहां पर कोई कानून लागू नहीं होता था, कानून मौजूद था लेकिन वो मानते नहीं थे। भोला सुनहरा वहां पर जाकर अपना एक घर बनाता है जिसे डेरे का नाम देता है सही। और उसके बाद उसके पास जो पंजाब के इश्तहारी है वो सारे पनाह लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा। अब कुम्मा कसाई जिसकी मैंने बात की, वो हर महीने 3-4 लाख रुपए का सामान
जमरोद भिजवाता था, भोला सुनियारा के भोला लिए। सुनहरा और उसके बाकी जो बाकी साथी थे उनको। अब कुम्मा कसाई का एक लब्बा मोटी वाला कैरेक्टर मैं पहले वो बता देता हूँ कि उसने कम से कम 50 से जायद कत्ल की, अच्छा, लब्बा मोटी वाला। लब्बा मोटी वो भी वाला। जाकर तो भोला सुनहरा के पास जमरोद में ठहर जाता है, जो सबसे करीब था कुम्मा कसाई के। अब कुम्मा कसाई जिस वक्त उन तमाम गैंग को सपोर्ट कर रहा था, लाखों रुपए का सामान वहां पर भिजवाया जाता था। इसी दौरान एक आला पुलिस अफसर ने इस बात की भी तस्दीक की कि कुम्मा कसाई वो इसलिए कि वो कसाई थे, वो हर हफ्ते आला पुलिस अफसरान के घरों में एक बकरा भिजवाया करता था। अच्छा, एक बकरे का गोश्त आला पुलिस अफसरान के घरों में जाता था। ये एक पुलिस अफसर ने ही इस बात की तस्दीक भी पुलिस की, को भी अपने हाथों में लिया पुलिस हुआ। को भी अपने हाथों में लिया। सही। अब क्या जिन अफसरान के हाथ में उनके घरों में वो पूरा बकरा जाता था और भी चीजें जाती थी, तो वो कुम्मा कसाई को ये नहीं कहते थे कि आप भोला सुनहरा को और सपोर्ट जो ना बाकी करें। वहां पे टॉप 10 है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। अब भोला सुनहरा वहां पे एक ऐसा गैंग तश्कील देता है। अब हम लाहौर में आ जाते हैं हम्म। कि वो गुजरांवाला सियालकोट के बाद लाहौर में भी अपनी ग्रिप कर लेता है। सही। यहाँ पर दो भाई हैं, अंदरून शहर सूत्र मंडी एक इलाका है अंदरून लोहारी के पास, वहाँ के दो भाई हैं, शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा। सही। ये पहले बिल्ला ट्रकावाला के मुलाजिम थे और बिल्ला ट्रकावाला के बेटे आरफ हमीद टीपू के साथ इनका बैठना उठना था। अच्छा। एक अंदरून शहर में एक कत्ल होता है, हाजी खान नाम का एक आदमी, हाजी जिस तरह आपको खान पता है नाम कि है। वो निक नेम होता है या जिसको छेड़खानी कहते हैं, छेड़ रख दी किसी की, वैसे भी गैंगस्टर्स अपने नाम उस तरह से नहीं इस रखते। तरह के, तो वो बंदा मर्डर हो जाता है। उसका मुकदमा जो है वो हनीफा, उसका भाई शफीक उर्फ बाबा और टीपू ट्रक्का वाले भी हो जाता अच्छा, है, इन तीनों पे हो जाता है। तीनों पे हो जाता है। सही। अब बिल्ला ट्रक्का वाला अपने बेटे को आरफ बचाने के हमीद लिए। टीपू को निकलवा लेता है और हनीफा और उसका भाई जो है शफीक, वो दोनों जेल में रहते हैं। अच्छा। उनको यही रंज होता है और फिर वो बाहर जब निकलते हैं तो वो बिल्ला ट्रक्का वाले के सामने खड़े हो जाते हैं, अच्छा, उसके अगेंस्ट। उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। सही। पहले वो उसके मुलाजिम थे, हम्म। लेकिन जब जेल से बाहर आए फिर उसके सामने खड़े दुश्मन हो हो गए, गए। दुश्मन हो गए। अब वो दोनों भाई वो भी जमरोद जाकर तो भोला सुनहरा के पास वहां पे बैठ पना ले लेते हैं। अब भोला सुनहरा के पास लब्बा मोटी वाला, वो खुद, हनीफा, बाबा, उसके बाद नाजी भट्ट एक मिस्री शाह का रहायशी होता है और उसके भी भाई को एक इंस्पेक्टर कत्ल करता है। सही। वो उसकी साइकिल पंक्चर की दुकान होती है, वो उस पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल करके वो भी भोला सुनहरा के पास चला जाता है। जो नाजी के जो भाई को। नाजी भट्ट है उसके भाई को कत्ल किया जाता है, एक पुलिस वाला करता है। अच्छा, और फिर नाजी भट्ट ने उस नाजी पुलिस वाले भट्ट को कत्ल कर दिया। उस पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल करने के बाद वो भी भोला सुनहरा के पास चला जाता बना है। लेते। तो ये जो 1988 से लेके और 2010 तक ये जो 22 साल है, ये कहा जा सकता है कि पंजाब की तारीख में जो टॉप 10 गैंग था ये उनका दौर था। सही। गैंग वॉर अरूज पे थी। गैंग वॉर इस तरह की अरूज पे आ गई कि भोला सुनहरा ने फिर किराए पे कत्ल करवाने शुरू कर दिए और पूरे पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में उनका नेटवर्क बन गया। ये सिंध के एक चीफ जस्टिस को जस्टिस से जिनको कत्ल करवा दिया गया, सही। वो भी हम डिस्कस करेंगे। भोला सुनहरा के पास अब एक टॉप 10 पूरा वहां पे बन जाता है। सही। अब एक शफीकाबाद के इलाके में दो सना गुजर और काली, ये दोनों अफराद भी लाहौर से भोला सुनहरा के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा। जिस तरह हमने अपने पहले पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया था इन कि दोनों के खालिद बारे में। चिट्टा, मुबीन भट्ट, ये सारा ग्रोह ये भोला सुनहरा के पास चला जाता है अच्छा। और वो एक ऐसा गैंग बन जाता है। अब यहाँ ये बड़ी अहम बात है कि जो दोनों भाई हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा, जो बिल्ला ट्रका वाले के पहले मुलाजिम थे और बाद में उस कत्ल से बाहर आने के बाद वो चले गए जमरोद भोला सुनहरा के पास। अब वहां पे वो प्लान करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि बिल्ला ट्रका वाला उस वक्त इतना जोर आवर था कि उस दौर में 80s में उसके पास 1000 के करीब ट्रक था। अच्छा। जो पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्टर businessman था, था वो। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ट्रांसपोर्टर था वो। उसके शाह जमान नामी इंडिया में एक गैंगस्टर हुआ है, उन तक भी राब्ते थे। लेकिन बिल्ला ट्रका वाला जो है उसको ये चुदराहट का शौक था। वैसे वो बेसिकली खानदानी पहलवान थे, लेकिन पहलवानों में भी ये होता है कि मोहल्ले का भी कोई काम है तो वो हमारे डेरे पे हल हो। सही। अब भोला सुनहरा के पास जब
दोनों भाई पहुंचते हैं तो वो ये प्लान करते हैं कि हमने बिल्ला ट्रक्का वाला को कत्ल करना है। अच्छा। बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल में कौन शामिल था आज हम बताएंगे। मैंने बिल्ला ट्रक्का वाले की एफआईआर पूरी अलिफ से ये तक पढ़ी है। सही। उसमें कौन कौन था। अब भोला सुनहरा उसको अरेंज करता है अच्छा। उस कत्ल को। उसमें सियालकोट का एक शकीला कसाई वो भी शूटर था, अच्छा अच्छा अच्छा। उसको हायर किया जाता है। एक शादा लमा वो भी शूटर था, उसको हायर किया जाता है। और तीसरा इनके साथ अफरीदी था, ये एक तीनों अफरीदी सियालकोट नाम से थे? का, ये बिलोंग टू सियालकोट ओके, तीनों। ओके। इनके साथ एक और बंदा होता है। ये चारों लाहौर पहुंचते हैं असला लेकर, और खालिद चिट्टा इनको सुपरवीन कर रहा है। सही, आपस और में मिले हुए थे। ये पूरा गैंग था। ओके ओके जिस ओके। तरह मैंने आपको बताया कि भोला सुनहरा अब इनकी सुपरवीन कर रहा है, और लाहौर में ये चारों आते हैं। और एक बी प्लान होता है अच्छा। कि अगर ये चारों नाकाम होते हैं तो हनीफा और उसका भाई शफीक उर्फ बाबा वो बी प्लान पे रेडी थे कि अच्छा। अगर ये इनसे नहीं कत्ल होगा तो हम जाके कत्ल कर देंगे। लेकिन पहली ही अटेम्प्ट में वो बिल्ला ट्रक्का वाला को कत्ल कर देते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। इस बात का पता आरफ हमीद टीपू को चलता है कि उनके बेटे मेरे को। बाप को इन्होंने कत्ल करवाया। सही। अब वो भी जो मुकदमा दर्ज होता है वो तीफी बट ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी बट जो है उसके खिलाफ दर्ज हो जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इनकी सुपरविजन वो कर रहा है। हम आगे जाके बताएंगे कि तीफी बट से हनीफा और बाबा की मुलाकात कहाँ और किस वक्त हुई। अच्छा। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद तीफी बट पे ये इल्जाम आता है कि उसने करवाया है, लेकिन मुकदमा तीफी बट के खिलाफ दर्ज नहीं होता। ये पाकिस्तान की लाहौर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि गलत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जो असल मुल्जमान थे उनको पकड़ लिया जाता है। सही, वो तीनों शादा जो थे। लम्हा वो पकड़ा जाता है, अफरीदी पकड़ा जाता है, और शकीला कसाई उसको एक सब इंस्पेक्टर है मजहर इकबाल, वो अच्छा। सियालकोट से पकड़कर लाहौर लेकर आता है। सही। अब ये बात क्लियर हो जाती है कि बिला ट्रक्का वाला को किसने कत्ल इन किया। तीनों ने कत्ल किया। इन तीनों ने कत्ल किया। इसके बाद हम आ जाते हैं भोला सुनहरा पे। अब भोला सुनहरा वहां से ऑपरेट करता है पूरे पाकिस्तान में। वो कत्लो गारत शुरू करवा देता है, पैसे लेके वो बंदे मरवाने शुरू कर देता है। अच्छा अच्छा। इसी तरह एक केस होता है, एक पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत, उनका केस जो है वो सिंध हाई कोर्ट में लगा होता है। सही। तो वो जो जज हैं जो उस केस को सुन रहे होते हैं वो मेरिट पे फैसला करना चाहते हैं। उसके खिलाफ? वो जिसके भी खिलाफ था, वो पाकिस्तान की काला शख्सियत है जिसका मुकदमा था, वो मेरिट पे फैसले के खिलाफ हनीफा और बाबा को हायर करता है। अच्छा, उनको भी दोनों कत्ल भाइयों को करने- भोला सुनहरा के जरिए हायर किया जाता है कि जस्टिस को मरवा दें। तो अब बात ये है कि हम जब बात कर रहे होते हैं कि ये गैंगस्टर कैसे बनते हैं, शूटर कैसे बनते हैं, इतना बड़ा तो ग्रुप जब कैसे बन जाता पाकिस्तान है? की आला शख्सियात और आला पुलिस अफसरान जो कि बेशुमार जगहों पे नजर आती हैं, वो खुद सरपरस्ती करेंगे और बाद में वो खुद मरवा भी देती हैं। हाँ। वो जस्टिस निजाम नाम था उनका, जिनका मर्डर हुआ अच्छा, सिंध में। इन दोनों भाइयों के जरिए इन दोनों उनका भाइयों मर्डर पे करवा इल्जाम दिया। आया, लेकिन वो पकड़े नहीं गए, वो फिर फरार हो गए। क्योंकि इस इदारे कत्ल उनके के साथ बाद मिले भी, हुए थे। चूंकि वो ऑलरेडी इश्तिहारी थे और जिस जगह पर जाकर वो छुपते थे वहां पुलिस की रसाई नहीं थी। अच्छा। उस इलाका गैर में जमरोद में कोई भी नहीं जाता था। उनको पता था कि इनके पास जदीद असला है। अब ये बड़ी अहम बात है कि ये जो सारा गैंग था, इनका शौक ये था कि अगर इनको पता चलता था कि महंगी तरीन जदीद गन आई है तो इनके पास जो असला होता था वो पुलिस के पास भी नहीं होता था। अच्छा, जदीद तरीन असला होता था। कई बार तो ये कहाँ से मंगवाते थे? क्या क्या करते होंगे? बेशुमार ऐसे लोगों को बाद सरफराज जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह हमने बताया कि मुबीन भट्ट पे हाथ रख दिया गया, इस तरह के लोग जो हैं उनको असला फराहम किया जाता है। सही सही। उनको खुद मंगवा के दिया जाता है कि ये हमारे लिए काम करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार MNA MPs बेशुमार ऐसे हैं जिन पर ये इल्जामात आए कि इन्होंने सरपरस्ती की ऐसे लोगों की। अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत से लोगों को वाज़ह तौर पर पता है। अब इस कत्ल के बाद, जस्टिस निज़ाम के कत्ल के बाद, ये जो गैंग है टॉप 10, अब टीपू टक्का वाला, उसको ये पता चल जाता है कि मेरे बाप को इस गैंग ने मरवाया है। सही। वो अब इंस्पेक्टर नवीद सईद उसको हायर करता है और हनीफा और बाबा
वो दोनों कराची अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने आया करते थे अच्छा। और किसी को पता ही नहीं है। वो इश्तिहारी थे, लेकिन वो आते कैसे थे इसलिए नहीं पकड़े जाते थे कि वो दोनों भाई बुर्का पहन के लड़की बन के उस घर में आते थे। इंस्पेक्टर नवीद सईद को ये कहा गया कि आपने इन दोनों भाइयों को मारना है। मार देना है। सही। नवीद सईद ने कराची से उन दोनों भाइयों को उस लड़की के जरिए जो उनकी गर्लफ्रेंड थी अच्छा। उसके जरिए गिरफ्तार किया। हम्म, तो मैं उस वक्त अखबार में था, तो जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा तो हमने तस्वीरें भी बनाई सही। कि नवीद सईद हनीफा और बाबा को कराची से लेकर आया है। अच्छा, अभी कत्ल उनको नहीं किया। अभी कत्ल नहीं हुए थे, सही। वो लेके लाहौर आ गया। फिर दौरान तफ्तीश और जैसे वो मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं उनका एक मुकाबला एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर करके उन दोनों भाइयों को मार दिया गया। सही। अंदरून लोहारी में जब उनकी लाशें गईं हम्म। तो देखें जो क्रिमिनल है, जो इस तरह के एक्ट करेगा, जो जजेस को मारने के लिए चल पड़ता है, उसके साथ फिर उसका अंजाम ऐसा ही यही होता है। सही और बात। जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं और अपने हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि हम किसी भी क्रिमिनल को जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ वाकयात, कुछ लेकिन ज्यादतियां ऐसी होती हैं जो यस क्रिमिनल बना जिसकी देती हैं। वजह से क्रिमिनल बनते हैं। तो हमें अब जवेरिया इसमें सबसे अहम बात है कि चाइना में 327 रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं जो क्रिमिनल्स को देखते हैं कि ये जुराइम पेशा क्यों बना। क्यों बना? फिर वो उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमने ये एक्ट दोबारा नहीं होने देना ताकि मजीद कोई क्रिमिनल ना बने। ना बने। हमारे यहाँ पे पंजाब में हर थाने के बाहर, हर जेल के बाहर ये लिखा जरूर है कि जुर्म से नफरत है, इंसान से नहीं। मुजरिम से नहीं। लेकिन मुजरिम जो है उसको वो खुद इस तरफ लगा देते हैं कि वो फिर ऐसा टॉप 10 बने। इंसान को मुजरिम बनाया जाता है। इंसान को मुजरिम बनाया जाता है। बाहर बैरून मुल्क आप जेलों में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सबक सीख जाते हैं। यहाँ पर अच्छा, एक आम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है ना वहाँ पे के जाके लोगों को बताया जाता है कि आपने दोबारा से ये काम नहीं करना, कि वो सुधर जाएं, इस तरह से? उनको साइकोलॉजिकली हम्म। उनको ऐसा मोटिवेट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। यहाँ पे तो जेलें जो हैं वो तो दरसगाह हैं जुराइम पेशा की। सही। अगर कोई शरीफ आदमी भी जेल में चला जाता है साल 2 साल, तो उसके बाद उसका बचना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। जेल में जिस तरह मैंने आपको पहले भी कई बार बताया अपने प्रोग्राम्स में कि यहाँ पर एक 324 का जो मुकदमा होता है, तो जो गैंगस्टर होते हैं वो देख रहे होते हैं कि ये बच्चा हमारे काम का है, उसकी अच्छा। सुपरवीन शुरू कर दी जाती तो है, उसको निकलवा भी लेते उसको हैं। निकलवा लिया जाता है। जितनी सही। देर वो जेल में होता है उसको पैसे भिजवाए जाते हैं, उसकी मुलाकात पे उसको चीजें भिजवाई जाती हैं। तो इस तरह उसको प्रोवोक किया जाता है कि आप इस रास्ते पे आएं। इसी तरीके से जो भोला सुनयारा है उसको प्रोवोक किया गया। भोला सुनहरा अब उसने पूरा टॉप 10 बना लिया। और फिर पूरे जो बंदा जस्टिस को कत्ल करवा सकता है और किसी आला शख्सियत के कहने पे, अब एक आला शख्सियत जैसे हाथ रखेगी। हमने अपने एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि एक अरशद अमीन जो था, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट लीडर भी था, तो उस वक्त के वजीर आजम जब लाहौर आते थे तो उसके साथ बैठ के खाना खाते थे। तो ये इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो सरपरस्ती करते हैं। भोला सुनहरा के बारे में जब आरफ अमीर टीपू को ये पता चल जाता है कि भोला सुनहरा ने प्लान करके तो ये सारा गैंग तश्कील दिया, तो आरफ अमीर टीपू भी उस गैंग के पीछे चढ़ जाता, चूंकि वो बहुत बड़े बाप का बेटा ट्रांसपोर्टर और अरबपति थे। पहले वो 2 लोगों को ऑलरेडी मरवा चुका है और पहले अब वो वो गैंग के पीछे पड़ उस गया। गैंग के पीछे पड़ जाता है। फिर इंतहाई मोतबर जराए का ये भी कहना है कि उसने, जब उसको यकीन हो गया कि शादा लम्मा जो जेल में था, अभी वो तकरीबन 1 साल पहले वो एक ट्रैफिक हादसे में मरा है, अच्छा। उसको जेल से निकलवाने की कोशिश की गई नवीद सईद इंस्पेक्टर के जरिए, लेकिन उसके भाई ने अदालत से स्टे ले लिया कि मेरे भाई को जेली पुलिस मुकाबले में मरवाया जाएगा। तो इसलिए अदालत ने रोक दिया जेल से ना कि निकलवाएं। इसको जेल से तफ्तीश के लिए नहीं निकाला जाएगा, जिसकी वजह से वो बच गया और अपनी सजा पूरी करके वो बाहर आया। उसके बाद वो एक ट्रैफिक हादसे में 1 साल पहले वो जहाँ भाग हुआ है। अब बात यह है कि जिस तरह एक लाहौर की बहुत बड़ी दुश्मनी इस वक्त चल रही है ताज़ा तरीन, उसका आगाज ही एक गलत मुकदमे से हुआ जो इल्ज़ाम लगा ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट पे, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं था। नहीं था शामिल। अच्छा, ये हमें आज पता चल रहा है कि तीफी भट्ट जो था वो इस बिला टक्का वाला के शामिल कत्ल में वो नहीं था। अच्छा अच्छा। इस बात का आरफ अमीर टीपू को भी पता चल चुका था, और जब उसको ये पता चल गया कि मेरे बाप का कातिल ये नहीं, तो कई बार सुलह की कोशिश हुई अच्छा। जो नाकाम हुई। और मैं आज फिर अपने प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूं
कि ये सुलह की कोशिश इसलिए नाकाम हुई कि दोनों धड़ों, दोनों ग्रुप्स में जो पास बैठने वाले लोग थे उन्होंने सुलह नहीं होने दी, सही। जिसके बाद फिर हम्म। ये गैंग वार जो है वो आज तक चल लेकिन रही है। कितने लोगों की जानें जा चुकी है ना इस दुश्मनी की इस दुश्मनी आड़ में में। ये 32 साला दुश्मनी है जो अभी तक खत्म नहीं हुई। अब देखें कि इसमें फिर हम डिस्कस करते हैं कि पुलिस ने, एक साबिक आईजी ने, साबिक सीसीपी लाहौर कैप्टन अमीन विंस, उनको ये कहा कि फलां दुश्मनी है कसूर में, तो आपके पास 24 घंटे इसको ख़त्म करवाएं। सही। तो कैप्टन अमीन विंस जो सीसीपी लाहौर थे, उन्होंने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह लाहौर में उन दोनों पार्टीज को बुलवाया बुलाया। कि अगर आपने सुलह ना की तो फिर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक्शन होगा। वो सुलह हो गई और आज तक कायम है। यहाँ पे अगर सुलह करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं दूसरी मिसाल देता हूँ, लाहौर में शेख रोहील असगर और माजा सिख, उनकी दुश्मनी में दर्जनों अफराद मर्डर हुए। बाद में सुलह हो गई। बाद में सुलह कैसे हुई कि पुलिस ने जाके कहा कि आज शाम 7 बजे तक आपकी सुलह, वरना दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सही, सही, तो इसका आज तक वो सुलह कायम है, वो दोनों सुलहें कायम है। तो अगर पुलिस चाहे तो वो हर दुश्मनी की सुलह करवा सकती है। उनके इदारे अगर ठीक से काम करें इदारे तो अगर गैंग ठीक से वॉर काम करें, फले फूले ही नहीं। यस। लेकिन क्या होता है, इन दोनों साइड्स पे या हर दुश्मनी के पीछे, हर बदमाश के पीछे कोई ना कोई ऐसा सरपरस्ती करने वाला होता है जो सुलह नहीं होने देता। नहीं होने देता। और उसके इसमें अपने बहुत इंटरेस्ट ही होते हैं। आला शख्सियात भी शामिल हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि भोला सुनहरा को हायर किया गया कि आप अपने शूटर भेज के ये काम करवाएं, अब उस बात की तफ्तीश नहीं हुई। नहीं हुई क्योंकि अब इसमें जब आला तफ्तीश में कुछ आला शख्सियात का नाम आने वाला होता है तो बहुत से लोग खुद ऐसे बंदों को पुलिस मुकाबले में मरवा देते हैं। मरवा देते हैं। पहले उनको खुद इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको खुद मरवा देते हैं। अब हम वापस आते हैं, आज भी अफरीदी नाम का जो तीसरा शूटर था जिसने बिल्ला ट्रका वाले पर फायरिंग की, वो सियालकोट में मौजूद है। अच्छा। अपनी सजा काटने के बाद वो नशा कर रहा है, वो नशेई हो चुका है, सड़कों पे पड़ा होता है। लेकिन पर्चा दर्ज हुआ उन सब पे, और आज तक जो दुश्मनी कायम है वो एक गलत मुकदमे की वजह से कायम है। अगर वो गलत मुकदमे में कुछ लोगों ने इसको एग्जैजरेट ना किया होता तो शायद ये जो 32 साला दुश्मनी चल रही है वो भी ना होती। उसके बाद इतने लोगों की जान जा चुकी है, जो दुश्मनी थी अब खून खराबे में बदल चुकी है, अब सुलह करवाना इंतहाई मुश्किल हो गया है ना। बिल्कुल ये मुश्किल बात है, लेकिन बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना हो, जिस तरह इस दुश्मनी में भी अब एक सूबाई वजीर हैं सुहेल शौकत भट्ट और राना मशहूद, इमरान नज़ीर, ये सारों सूबाई वजीर हैं, बिलाल यासीन, अब इस दुश्मनी में भी वो सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल सुलह तब होगी जब तीफी भट्ट और आरफ हमीद टीपू के जो बच्चे हैं वो अपने दिल से, तसल्ली से वो खुद माने। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। कभी भी नहीं होगी और ये चलता रहेगा। अब हम वापस आते हैं कि भोला सुनहरा, भोला सुनहरा के बारे में जब आरफ हमीद टीपू अपने बाप के कातलों को मरवाना शुरू करता है तो भोला सुनहरा उस वक्त तक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका होता है। अब उसको किसी पुलिस वाले से मरवाना, किसी शूटर से मरवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सही। इंतहाई मौतबीर ज़राइक और एक आला पुलिस अफसर ने इस बात की तस्दीक की कि भोला सुनहरा को मरवाने के लिए उसके एक ड्राइवर को खरीदा गया अच्छा। जो वहां पे था जमरोद में। जमरोद में। सही। अब उसको इतने पैसे दिए गए कि भोला सुनहरा उसके साथ गाड़ी में जा रहा होता है तो वही ड्राइवर भोला सुनहरा को गोलियां मार के कत्ल कर देता है। अच्छा। तो ये जो इतना बड़ा डॉन था उसका आगाज इस तरह हुआ 19 साल की उम्र में, जब उसका माँ बाप जो है वो जाँ भाग हुआ, उसके बाप पे झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। अगर एक एमएनए उस वक्त झूठा मुकदमा दर्ज ना करवाता तो शायद वो भोला सुनहरा भी आज उसकी कोई सुनार की दुकान होती। मैं फिर अपने प्रोग्राम के आखिर में ये कहूँगा कि हम कभी भी किसी जराइम पेशा को जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हमें जिस तरह बाकी ममालिक में ये रिसर्च हो रही है कि कोई जराइम पेशा कैसे बनता है, हमारा कॉज, हमारा थीम यही है कि जुराइम पेशा जो है उसको बनने से बचाएं। ये देखें कि जो पहले हो चुका है वो आइंदा ना हो, दोबारा से ना और हो। ऐसी प्रैक्टिस जो है वो आला पुलिस अफसरान को करनी चाहिए और करवानी चाहिए। जो इस तरह की गैंग वॉर चल रही है उसमें मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना अगर वो खुद चाहें तो कोई शक ही नहीं है, जिस तरह पहले मिसालें मौजूद हैं कि ये सुलह भी वो करवा सकते हैं और बहुत सी दुश्मनी है जिनको वो ख़त्म करवा सकते हैं। करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने हमें बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से जो भोला सुनहरा था, किस
उसका ताल्लुक़ क्या था, वो एक आम इंसान था और कैसे वो गैंगस्टर बना। और हमेशा से हमारे पॉडकास्ट का जो मकसद होता है वो यही होता है कि ना सिर्फ एक हम आपको बड़े गैंगस्टर की स्टोरी सुनाएं, बल्कि ये भी बताएं कि एक आम इंसान कैसे गैंगस्टर बनता है और क्या ऐसी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में जो ज़रूरत है वो ये है कि किस तरह से गैंगस्टर को गैंगस्टर बनने से रोका जाए, किस तरह से भोला सुनियारा की तरह के कितने इस वक्त अफराद होंगे हमारे मुल्क में, या शायद कितने नौजवान होंगे जो कि गैंगस्टर बन सकते हैं इसी ज़ाती की वजह से या किसी भी वाक़ये की वजह से। अगर इनको रोका जाए तो आइंदा ऐसा नहीं होगा, बड़े बड़े गैंगस्टर जो हैं वो नहीं फलेंगे फूलेंगे। अगर हमारे इदारे बेहतर काम करें, रिसर्च रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएँ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को देखा जाए, झूठे मुकदमे ना दर्ज किए जाएँ, तो शायद जो है ये इस तरह की कहानियाँ ख़त्म हो जाएँ। शायद जो है इतने जितने भी हमने मुजरिमान की बात की, ये इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं ये बनना ख़त्म हो जाएं और लोग जो हैं पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएं। तो आई एम श्योर आज का पॉडकास्ट आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।